गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मील प्लानिंग में एडल्टहुड के दौरान, वयस्कावस्था के दौरान पोषण हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि आपके थ्योरी पेपर में और प्रैक्टिकल फाइल में दोनों ही चीज़ों के लिए आवश्यक है। हम इसकी सिद्धांतों को समझ लें और उसके आधार पर किस प्रकार से आहार योजना, आहार तालिका बनानी है, उसको हम सीखेंगे। वयस्कावस्था में पोषण के आधारभूत जानकारी हमने प्राप्त की थी, जिसमें आरडीए एक रेफरेंस मैन का, विमेन का हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्या जानेंगे? इस कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आहार तालिका का निर्माण करना है और आहार योजना में क्या क्या भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने हैं। तो जब हमने पोषक तत्व की बात की, यहाँ पे हम आप देखें कि आरडीए में जो विभिन्न रूप से पोषक तत्वों की मांग हो रही है, आवश्यकता जो एडल्टहुड में, वयस्कावस्था में हो रही है, तीन चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तीन चार चीज़ें क्या क्या? कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन। ये चार चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अभी और चीज़ क्या जाननी ज़रूरी है? विटामिन ए की भी आवश्यकता होती है। टेबल में आपके साथ ये जो टेबल है आरडीए वाली, ये पहले शेयर कर चुकी हूँ। जाइए उस लिंक के ऊपर और दोबारा उसका अध्ययन कीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो विटामिन ए की आवश्यकता है। तो जब एक पुरुष के लिए, एक वयस्क पुरुष के लिए करीब 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, और एक वयस्क स्त्री के लिए भी 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। उसके बाद बात आ जाती है कैरोटीन की। कैरोटीन ही आगे जाके उसमें विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बीटा कैरोटीन जो होता है। कैरोटीन इससे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि जब कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है, तो कम मात्रा में विटामिन ए, रेटिनल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। कितना चाहिए कैरोटीन? पुरुष के लिए 3000, इसकी इकाई है IU यानी इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई हिंदी में कहेंगे। और स्त्री के लिए कितना चाहिए? 2000, और गर्भावस्था में ये कितना चाहिए? 3000। प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेपरेट टॉपिक है, जिसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे एक अलग क्लास में। उसके बाद अगला पोषक तत्व क्या इम्पॉर्टेंट है? थायमीन। थायमीन भी मिलीग्राम में होता है। कितना चाहिए? अब ये थोड़ा, जो कम क्रियाशील है उसको थोड़ा कम चाहिए, जो अधिक क्रियाशील है उसको, व्यक्ति को थोड़ा सा अधिक चाहिए। जैसे कि जो साधारण परिश्रम कर रहा है उसके लिए 1.2 के आस 1 से 1.2 के आसपास रिक्वायरमेंट मिलीग्राम में प्रतिदिन होती है। तो वही जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति है उसकी 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता थायमीन की होती है। राइबोफ्लेविन में भी ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर होता है। एक्सक्यूज मी। इतना 1.3 से लेके 2.2, इसमें भी जो कम क्रियाशील है उसको कम चाहिए, अधिक क्रियाशील है उसको अधिक चाहिए। और नाइसिन कितना? नाइसिन भी 16 से 26 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो जो कम क्रियाशील पुरुष है उसको 16 चाहिए, अधिक क्रियाशील है तो 26 मिलीग्राम चाहिए। इसी प्रकार से विटामिन सी एक कॉमन फैक्टर है, पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से 50 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता होती है आरडीए में। इसके बाद आ जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरीर की क्रियाओं में ये प्रयुक्त होता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये प्रयुक्त होता है, और ये प्रतिदिन 100 माइक्रोग्राम डेली चाहिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी महत्वपूर्ण है। कितना चाहिए? बहुत कम मात्रा में चाहिए, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि बहुत मिनरल्स जो होते हैं वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए मिनरल्स को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। विटामिन भी कम मात्रा में ही चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन चाहिए करीब 1 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम तो आप समझ सकते हो कि मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा, तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है। और विटामिन डी जो हमें बहुत सहर्ष, बहुत आसानी से धूप में बैठने से वो मिल जाता है, सन से मिल जाता है, सूर्य से
प्राप्त हो जाता है। कितना चाहिए होता है? करीब 200 अंतर्राष्ट्रीय इकाई, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो ये RDA जो आपके साथ ऑलरेडी टेबल में मैं डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन एडल्टहुड में इसको दोबारा चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको लिया। अब जब अब RDA आपको पता लग गया, तो अब आप क्या करेंगे? आहार योजना बनाएंगे। आहार योजना में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने हैं आपको? नंबर 1 पे आ जाएगा अनाज। अनाज अर्थात अनाज में सीरियल्स आ जाएंगे, जितने भी जैसे कि गेहूँ है, चावल है, जौ, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स जितने भी आ जाएंगे। अलग अलग प्रदेशों में, स्थानीय क्षेत्रों में जो पैदावार होती है, जो उपज होती है अनाज की, वही वहाँ का स्टेपल फूड बन जाता है ज़्यादा। तो वहाँ पे उसी खाद्यान्न की ज़्यादा पैदावार होती है और ज़्यादा उपभोग भी उसी का होता है। तो ऐसा जो भी अनाज, अब ये प्रादेशिक अंतर आ जाएगा। जिस प्रदेश में जो उगाया जा रहा है, उसी के हिसाब से हमें आहार योजना में उसे सम्मिलित करना है। अब अगर राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति के लिए हम आहार तालिका बनाएंगे, तो हम प्रचुर मात्रा में बाजरा जैसी चीज़ को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, अब दूसरा फूड ग्रुप, हमें आधारभूत भोज्य समूह के बारे में मैंने आपका लेक्चर लिया था। उन फूड ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम उन्हें सम्मिलित करेंगे, उनके विनिमय को सम्मिलित करेंगे, ताकि हमारी आहार योजना कंप्लीट हो सके। तो दूसरा क्या है? दाल। दालों में जितनी भी दालें आ जाएंगी अपनी, अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, जो भी उपलब्ध है वो सब इसमें आ जाएगी। तो हमें अनाज शामिल करना है, दाल शामिल करना है, मेवे और बीज। मेवे काजू, बादाम, किशमिश, और बीज कौन से होते हैं? जैसे तिल हुआ, या उसके पम्पकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, या तरबूज के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं। ये भी सम्मिलित करने आवश्यक हैं, क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां और अन्य सब्जियां, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगला आ जाता है फल। जितने भी टाइप के फल हैं उसे भी हमें आहार योजना में सम्मिलित करना है। और फिर हमें दूध और दूध से बने पदार्थ सम्मिलित करने। क्या क्या हो सकते हैं? सुबह आप दूध देंगे, रात को उसे पीने के लिए दूध देंगे। चाय पी रहा है तो उसमें भी दूध डल रहा है। मिल्क शेक पी रहा है वो व्यक्ति, उसके लिए भी उसमें दूध डल रहा है। कॉफ़ी पी रहा है, उसमें दूध डल रहा है। तो या दही खा रहा है लंच में, छाछ पी रहा है, तो ये सब दूध और दूध के पदार्थ हो गए। पनीर की सब्ज़ी बनाई आपने प्लान की, तो वो भी इसी ग्रुप में आ जाएगी। तो ये भोज्य समूह हैं अलग अलग जिनको हमें सम्मिलित करना है। इसके जो भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं उसे हमें सम्मिलित करना है। और आगे के 2 ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो स्वीट वाला, शक्कर, गुड़, शहद, इस प्रकार की जो भी चीज़ें आ जाएंगी। जो मीठा आप डालते हैं, खीर बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो उसमें डलेगा शक्कर, गुड़ वगैरह। और लास्टली वसा और तेल, घी यूज़ हो रहे हैं, या मक्खन यूज़ हो रहा है, क्रीम यूज़ हो रही है, या फिर विभिन्न प्रकार के तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये भी जहाँ पे जो उग रहा है, जो उपलब्ध हो रहा है, वो उसी का हम यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये है आपकी आहार योजना, क्योंकि इसी के आधार, यही आपको काम है जो प्रैक्टिकल फाइल में करना है। ये मैं जो भी थ्योरी का आपको टॉपिक लूँगी, जैसे आज वयस्कावस्था है, तो उसी से संबंधित आहार तालिका आपको बनानी होगी। प्रश्न इस वीडियो के लास्ट में होगा, उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, रफ में मुझसे चेक कराना है व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उसे फाइल में उतार लेना है। जो भी करेक्शन मैंने बताई हूँ उसको ध्यान में रखते हुए। अब इस आहार तालिका को, आहार योजना इसी टेबल के रूप में बनानी है आपको हर एक के लिए। तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप? क्रमांक डालेंगे, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम आप क्या बनाएंगे? मील टाइम, यानी कि आहार का समय। तीसरा कॉलम आप बनाएंगे मेन्यू। मेन्यू से तात्पर्य है कि क्या दे रहे हैं आप, क्या व्यंजन सम्मिलित कर रहे हैं, वो हो जाएगा। चौथा कॉलम बनेगा सर्विंग, यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा में दे रहे हैं,
क्योंकि एक गिलास दूध है उसमें कैलोरी अलग होगी, और वही एक बड़ा गिलास और दूध दे दिया आपने, उसमें मात्रा अलग हो जाएगी। तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम मात्रा डिसाइड करेंगे उसके लिए। और लास्टली क्या, क्योंकि आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो इसीलिए हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके कोर्स में सम्मिलित नहीं है। आपको केवल एक सैम्पल मेन्यू प्लान बनाना है, वरना आरडीए के हिसाब से मैच करता हुआ प्लान बनाना होता है, जिसमें फूड एक्सचेंज लिस्ट को यूज़ करते हुए हम उसकी सर्विंग्स यूज़ करते हैं और लास्ट में मिलान करते हैं कि हमने जो जो चीज़ें अभी जो मैंने बात की ये वाली, कि ये अनाज कितना, दाल कितना, मेवे बीज कितने, इसका कैलकुलेट करते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट मतलब कैलोरीज कितनी, वसा कितना, और फिर वो मैच हो रहा है उसके आरडीए से कि नहीं। तो ये प्लानिंग तभी इम्पॉर्टेंट है, तभी काम फ्रूटफुल है जबकि ये प्लानिंग आपकी मैच करे उससे। लेकिन क्योंकि आप क्योंकि ये आर्ट्स के लिए मुख्य रूप से बन रहा है, तो इसलिए उनको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करना, आपको कोई इसमें किसमें कितना पोषक तत्व की मात्रा नहीं लिखनी, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी जो चीज़ आप जो व्यंजन दे रहे हो वो कौन सा पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। तो अब उदाहरण के लिए मैंने आपको देखो क्या बताया है कि जैसे कि नंबर 1 आहार का समय हमने ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता लिखोगे, कितने बजे दे रहे हो, 8 बजे दे रहे हैं हम, तो हमने 8 बजे लिख दिया। अब मेन्यू में हमने क्या लिखा है, एक मूंग दाल चीला कितने, 2, और सेब का मिल्क शेक कितना, 1 गिलास। अब मूंग दाल चीला में क्या है मुख्य रूप से पोषक तत्व, मूंग का चीला है, मूंग दाल का चीला है तो उसमें दाल पड़ रही है, तो दाल में प्रोटीन होता है और साथ ही साथ होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें प्रोटीन कॉमा कार्बोहाइड्रेट कर देंगे आप, ठीक है। मुख्य रूप से जो प्रचुरता से उपलब्ध पोषक तत्व है उसको आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। और इसी प्रकार से सेब का मिल्क शेक है तो इसमें विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे, क्लैरिफाई भी कर सकते हो, जैसे एप्पल में आयरन है। इसी के लिए ज़रूरी है जो हमने आपको आधारभूत भोज्य समूह पढ़ाया है, विभिन्न पोषक तत्वों में क्या 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 विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या पोषक तत्व हैं, वो आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। वापस उसको रिवाइज़ करिए, जो मैंने पढ़ाया हुआ है किताब में पढ़िए, जिससे आपको वो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो इस प्रकार से ये मैंने एक सैम्पल का आपको ब्रेकफास्ट का बताया, ऐसे ही आपको लंच का बनाना है, इवनिंग टी का बनाना है, नंबर 3, नंबर 4 डिनर का बनाना है। और एक चीज़ क्या बनानी है आपको, जिसमें कि अगर आप इन 4 मील्स के अलावा भी दे रहे हो, मान लीजिए व्यक्ति सुबह उठा 7 बजे और 7 बजे उसने चाय पी और 2 बिस्किट खाए, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे फिर ब्रेकफास्ट से पहले क्या आ जाएगा, 7 बजे चाय और बिस्किट, 2 मारी बिस्किट, ठीक है ना। तो ये मेंशन करना, ये लिखना इस तालिका में ज़रूरी है। एक और अगला वीडियो मैं भेज दूँगी जिसमें कि आपको एक सैंपल आहार तालिका ऐसी ही दिखा दूँगी, जिससे आपको एक और आइडिया हो जाए। एक रेफरेंस के लिए है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी सोच है, आपकी नॉलेज है कि आप कितना ज़्यादा जो पढ़ाया गया है उसको व्यवहार में लाते हुए और अपनी आहार योजना, आहार तालिका बनाते हैं। इससे पहले पूर्व में मैंने आपको मील प्लानिंग वाले वीडियो में ये बताया हुआ है कि क्या चीज़ आप नाश्ते में दे सकते हो, क्या चीज़ आप लंच में दे सकते हो, इवनिंग स्नैक में क्या दे सकते हो और डिनर में क्या दे सकते हो। उसके अलावा जो भी आप मिड डे स्नैक्स दे रहे हो या बीच के टाइम में कुछ भी दे रहे हो, मान लो आप शाम को 4 बजे उसको 1 केला दे रहे हैं, तो वो मेंशन करिए, लिखिए इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी तालिका पूरी होनी चाहिए, आपको इस प्रकार से ये लिखना है। और प्रैक्टिकल फाइल के लिए अगला वीडियो और बनाऊंगी, जिसमें कि आपको आहार तालिका से पहले क्या लिखना है वो नंबर 1, 2, 3, 4 फिर तालिका बनानी है, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आहार तालिका, आहार योजना आपकी पूरी बन जाएगी, 1 दिन की बनानी है। और इसमें थोड़े से प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आपको देखने हैं, जिसमें आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ बात की, ये सब चीज़ें उसके तालिका में सम्मिलित हो जानी चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनाज तो सम्मिलित हो ही जाएगा कि आप रोटी देंगे या चावल देंगे, साथ में दाल भी सम्मिलित करनी है कि दाल भी होनी चाहिए, ठीक ठीक। और इसी प्रकार से हरी पत्तेदार सब्ज़ी, अन्य सब्ज़ी, जड़ वाली सब्ज़ी, ये सब जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इसको आहार तालिका में इसके खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना आवश्यक है। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए आयोजन करते हुए कि पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, फल, इस प्रकार की चीज़ें सलाद के रूप में, फ्रूट चाट के रूप में, इसको हम प्रचुरता से सम्मिलित करें तो इससे हमारा जो डाइट है वो एक संतुलित आहार बनेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें कैलोरीज भी कम रहेंगी। जब अगर हम अनाज ज़्यादा सम्मिलित करेंगे तो उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी, कैलोरीज बढ़ जाएंगी। शक्कर और गुड़ भी हमें कम करना है, वसा तेल हमें कम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आहार योजना बनाएंगे। और उसके बाद ये प्रश्न है आपका, जो कि आपको नंबर 1 पे करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, कि एक 25 वर्षीय साधारण क्रियाशील गृहिणी के लिए 1 दिवस की आहार योजना बनाएं और किन्हीं 2 उपयुक्त व्यंजनों का मार्केट ऑर्डर दें। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है इसको भी समझ लें। मार्केट ऑर्डर से क्या तात्पर्य है, इस तालिका में आपने जो भी बनाया है आगे, भाई ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, डिनर बनाया, इवनिंग स्नैक बनाया, अब आपको लगता है कि इनमें से जो बढ़िया डिशेस हैं, जो कि पौष्टिक भी हैं और जिनको मैं कुक करके दिखाऊंगी एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो उसमें मेरी स्किल्स भी दिखेगा मेरा हार्डवर्क, ऐसी कोई उपयुक्त डिश का चयन आपको मार्केट ऑर्डर में करना है। मार्केट ऑर्डर से तात्पर्य है कि वो डिश को बनाने में जितने भी सामग्री आपको चाहिए उन सब की नाम और मात्रा आपको लिखनी है। और हम जब भी प्रैक्टिकल में काम करेंगे तो हम उसकी सर्विंग संख्या 1 रखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए आपने मार्केट ऑर्डर दाल, मूंग दाल चीले का दिया, तो उसमें मूंग दाल आपको कितनी चाहिए, तो आप लिख रहे हैं कि हमें 2 चीले बनाने हैं, तो आइडिया अब इसमें अंदाजे ही लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कैलकुलेशन तो फुली आप नहीं कर रहे हो। तो कितना चाहिए हमें दाल करीब हमें 25 से 30 ग्राम दाल चाहिए होगी। इसी प्रकार से एप्पल मिल्क शेक एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो एक छोटा सेब चाहिए और हमको 1 कप दूध चाहिए। तो इस प्रकार से और क्या चाहिए, चीनी, शहद, जो भी आप डाल रहे हो वो चाहिए होगा इन एडिशन। तो इस टाइप से आपको देखना है। अब अगर मूंग दाल चीले में मान लीजिए आप कोई हरी सब्जी भी डाल रहे हो, जैसे कि आपने पालक भी बारीक काट के डाला, तो आप मार्केट ऑर्डर में पालक भी लिखोगे। अर्थात मार्केट ऑर्डर को इस प्रकार से समझ लें कि जो भी डिश व्यंजन है वो आपको लिखना है। 2 उपयुक्त व्यंजन मैंने मांगे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपने अगर मूंग दाल चीला और सेब मिल्क शेक दे रहे हो तो अब मूंग दाल चीले में क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं वो सब सामग्री आपको मात्रा सहित लिखनी है नंबर 1 पे। नंबर 2, एप्पल मिल्क शेक में क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, इंग्रेडिएंट्स, सामग्री चाहिए उसको बनाने के लिए, जो भी कितनी मात्रा में एक व्यक्ति के लिए 1 गिलास आपको बनाने में चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है पहला फाइल का जिसको आपको पूर्ण करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। नहीं हुआ है कोई भी चीज़ तो क्वेरीज के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप अपनी बात लिखिए। और ये तभी होगा कारगर जब आप इस सबको समझ के इस क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे और फाइल में काम करेंगे। फाइल के इंटरनल मार्क्स होते हैं, इसलिए नंबर आपके सारे जुड़ेंगे, इसलिए इसको बहुत समर्पित भावना से, डेडिकेशन से इसको बनाइए, सिंसियरली आप इसको बनाइए, अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।